चारुलता के बड़े फर्जंद की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे फर्जंद अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवरानी बनकर उसके घर आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत खुदगर्ज थी। वो अपनी देवरानी के आसान मिजाज का फायदा उठाकर उसे सारे काम करवाने लगी और खुद मुख्तारी करने लगी। गुंजन, मेरी दोस्त बहुत अलील हालत में है, मैं उसकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। सारा काम खैर से कर लेना। ठीक है भाभी जान, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम खैर से कर लूंगी। मंजुला घर में अज़द बनाकर सहेलियों के पास जाने लगी, जहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलती। ये रही मेरी 200 की शर्ट। अरे वाह, मैं जीत गई। अरे वाह मंजुला, आज तो तू सारी बाजी जीत गई, तू तो माहिर खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज मंजुला के ताश खेलने से मंजुला को ताश की लत लग गई थी और वो घर पर अपने शौहर की जेब से पैसे चुराकर ताश खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन खामोशी से तन्हा घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो सिर्फ तुम ही करती दिखती हो, अब मंजुला नजर नहीं आती। अम्मी, भाभी जान रोज रूहानी गुफ्तगू में जाती हैं। आहिस्ते आहिस्ते मंजुला ताश में पैसे हारने लगी। ओह, मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं यकीनन जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5000 कर्ज हो चुके हैं। जब तक तू कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, हरगिज नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला मुसीबत ज़दा हो गई। जब तक वो कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10 से 15 ताश की बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये सोने की चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी शब चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले की चेन उतार ली और दूसरे दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर अम्मी जान पूछे तो कहना मैं रूहानी गुफ्तगू में गई हूँ। मंजुला ने सास की सोने की चेन सहेलियों के पास गिरवी रखकर फिर से ताश खेलना शुरू किया और बहुत इंतहाई शर्त खेलने के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। ऐ खुदा, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, अब ये सोने की चेन मेरी हो गई और तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला कश्मकश में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता ने अपने गले की सोने की चेन गायब देखी तो उसने सबको इत्तला कर दी और ज़ारों कतार अश्क बहाने लगी। मेरी सोने की चेन कहाँ गुम हो गई? कल तक तो मेरे गले में थी। अम्मी जान, चेन मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। इधर मंजुला की ताश खेलने की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं फिर से ताश खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मंसूबा बनाया। तिजोरी की चाबी माजी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुरा कर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने शब में गुंजन के कमरे से चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी जान, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही हैं? उसी वक्त चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए अम्मी जान, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। अलबत्ता सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत रश आया और उन्होंने गुंजन को अपने वालिदैन के घर रवाना किया। तकलीफ ज़दा गुंजन बिना कुछ कहे चली गई। चंद अरसे बीत गए, लेकिन मंजुला की ताश खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी?
अपनी लत के लिए बेबस होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के जेवरात लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार तो कंगन लाई है, माहिर खिलाड़ी। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने जैसे ही पहली बाजी में जेवर दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। अम्मी जान, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को गवाहों के मद्देनजर पकड़ लिया और उसकी ताश खेलने की लत को सबके सामने बयां किया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तब मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी जान, आपने रूहानी गुफ्तगू के नाम पर फरेब किया और घर में चोरी करके सबको तकलीफ दी है। तुम्हारे ताश की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गंवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के जेवर थे, अब मेरे बाकी जेवरात पर छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, आज के बाद मैं ऐसा कतई नहीं करूँगी। हर ताश खेलने वाले को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार ताश की लत लग जाए तो गारत कर देती है। किसी भी शय की लत या नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। माजी की बात है, वीरपुर में सपना और माया नाम की दो बहनें रहती थीं। सपना का रंग स्याह था, जबकि माया साफ रंग की थी। सपना जब बाग में चहलकदमी करने जाती तो माया अपनी दोस्तों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलूटे बैंगन रूठी। इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा, मालूम नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत तकलीफ होती है। घर जाकर सपना रोती है और अपने वालिद से कहती है, बाबा, माया अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है और वो कहती है कि मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। रो मत मेरी बच्ची, इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है। एक ना एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नहर के पास बैठकर अपने बाल संवारती रहती और अपने साए को नहर में देखकर कमर अदाएं करती। इस पूरे इलाके में मुझसे खूबसूरत भला कौन होगी? जरा देखो तो मेरा रंग कितना साफ है। जरूर मेरी शादी सरदार के फर्जंद के साथ होगी और सपना और बाकी लड़कियां इन्हीं झोपड़ियों में सड़ती रहेंगी। हाँ। चंद अरसे बाद सपना और माया के वालिद का इंतकाल हो जाता है। सुनो माया, अब हमारे वालिद तो रहे नहीं, हमें ही घर के अखराजात पूरे करने होंगे। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में फरोख्त कर देंगे। इस तरह से खाने भर के पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? तुम्हारे नजरिए से मैं भी तुम्हारी तरह स्याह हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी जंगल में अकेले ही लकड़ियाँ काटने जाती है। उन्हीं लम्हात देहात के सरदार का फर्जंद धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिसे वो गश खाकर बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे, ये कौन जख्मी हो गया? सपना धनवीर को ले जाकर एक दरख्त के साए में लिटा देती है। फिर वो नहर से पानी लाकर धनवीर का पैर साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर घर जा रही थी तो आप रास्ते में जख्मी हालत में पड़े थे। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई, क्या आप हमसे निकाह करेंगी? सपना की सरदार के फर्जंद से शादी हो जाती है और वो सरदार के घर की बहू बनकर घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से शादी करके आ गया? ऐसा स्याह रंग हमारे खानदान में किसी का भी नहीं है। माँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अरे मोहब्बत ही करनी थी तो किसी हूर से कर लेता। ऐसी स्याह लड़की से शादी करके तूने तो खानदान पर दाग लगा दिया। जब बहू स्याह है तो औलादे भी स्याह पैदा होंगी।
सपना अपनी सास के तंज सुनकर बहुत तकलीफ में होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी अश्क बहाने पड़ेंगे। सपना घर के सारे काम अंजाम देती है, घर के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है, फिर भी सपना की सास उसे तंज कसती है। एक दिन शब में सपना की सास के पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। सरदार और सरदार का फर्जंद किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर सिर्फ सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपनी सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन इर्द गिर्द कोई सवारी नहीं मिलती जिसे वो अपनी सास को दवा खाने ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पुश्त पर बैठ जाओ, मैं अपनी पुश्त पर बिठाकर आपको दवा खाने ले चलती हूँ। अपनी सास को अपनी पुश्त पर लाद कर सपना उन्हें दवा खाने पहुँचा देती है। आपको गठिया हो गया है, मैं आपको तेल दे रहा हूँ। 40 दिनों तक लगातार इन पैरों पर मालिश करिएगा। सपना 40 दिन तक अपनी सास की खिदमत करती है। सास का पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तू बहुत हुनरमंद है। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत जलील और रुस्वा किया, लेकिन अब मैं समझ गई कि असल खूबसूरती इंसान के रंग और मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है।